अगेन वेलकम यू ऑल। अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा समर कोर्स का कि 11th का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं और पता भी चल रहा है कि पढ़ना कैसे है। अभी तो थोड़ा थोड़ा करके वो एक तरीके से एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो अभी कोशिश है कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ पार्ट नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास, ये हम लोग एनसीईआरटी से आगे बढ़ के पढ़ेंगे। तो ऐसे चीज़ों को भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना है, बट अभी फोकस रखना है कि किसी तरीके से हम लोग एनसीईआरटी को पहले कवर करें, ठीक। तो 2 लेक्चर बताए थे, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा विद सम एडिशनल वैल्यू, राइट। ताकि अगर इस चैप्टर से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन देखोगे तो सॉल्व करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परसेंटेज मास, जो कि पढ़े, ठीक। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये पता है, मोलर मास क्या होता है ये पता है, फॉर्मूला मास इज सिमिलर टू मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो इन चीज़ों को पढ़े हैं, मोलैरिटी पढ़े हैं, मोलैलिटी पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं। तो ये सारा चीज़ था कि कंसंट्रेशन के बारे में बताता था किसी सोल्यूशन का। अभी देखो परसेंटेज कंपोजिशन जो पढ़े, परसेंटेज कंपोजिशन, इसके बारे में क्या करना है वो हम बता रहे हैं। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन अभी तक पढ़ रहे थे, जैसे एक सिस्टम में ए को मिलाए, मान लो ये सॉल्यूट है और बी है हमारा सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बना। तो परसेंटेज ऑफ ए या मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए, इस टाइप से भी लिखना सीखो, ठीक है। मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, जो कि होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, मतलब ए प्लस बी का, यानी इसको बोल सकते हैं एम ए प्लस एम बी इंटू 100 करते थे। सिमिलरली परसेंटेज मास ऑफ बी इज इक्वल टू होता था मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। इस टाइप से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन एक सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी देखो हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, जो फिक्स रेशियो से बना होता है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस में आता है। याद करो जो मैटर को हम लोग फर्दर डिवाइड किए थे मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस, वहां पर एलिमेंट और कंपाउंड आया था। एग्जांपल है हमारे पास H2O, HCl, ये सब क्या है, एक कंपाउंड है। ये HCl कहीं भी बनाओगे, यूएसए में बनाओ या इंडिया में, तो HCl का कंपोजिशन यही रहेगा। H2O कहीं भी यूनिवर्स में मिलेगा, उसका कंपोजिशन यही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े, जैसे मान लो C2H5OH, इथेनॉल, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, राइट। CH3COH, ये सारा कंपाउंड, या NH3, H2SO4, ये सारा कंपाउंड्स हैं। और इन कंपाउंड्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कंपाउंड का भाई परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो सकता है, तो कंपाउंड जिस जिस एलिमेंट से बना है उसका कंपोजिशन निकालेंगे। तो ये कंपाउंड किस किस एलिमेंट से बना है, H और O से। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ A इन H2O एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ O इन H2O। सिमिलरली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो चलो इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। C2H5OH है, ठीक। तो परसेंटेज कंपोजिशन में नीचे तो आएगा टोटल मास, तो व्हाट इज द टोटल मास इस कंपाउंड का, इसका मोलर मास हो जाएगा या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, राइट। तो अगर इसमें हम बोले व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंटेज मास ऑफ कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ कार्बन क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 into 2 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल मास, तो ये हो जाएगा 24 प्लस
H कितना है 5 है, प्लस O कितना है 16, एक और H है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 29, 130 प्लस 16 यानी कि 46, 24/46 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया हमारे किसका, कार्बन का। सिमिलरली परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज मास भी लिख सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन 5 और एक हाइड्रोजन ये भी है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन का मास कितना 6 ग्राम, तो 6 अपॉन टोटल मास कितना, ये तो सेम रह जाएगा 6/46 इंटू 100, और ये परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज मास ऑफ O, ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का मास कितना, एक का 16/46 इंटू 100%, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल 100%, यानी कि इसके परसेंटेज को ऐड करेंगे, इसके परसेंटेज को ऐड करेंगे और इसके परसेंटेज को ऐड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 100%, दैट इज आवर कंपाउंड। वो क्या है हमारा कंपाउंड है। तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो कुछ परसेंट कार्बन लिया जिसको ऐसे कैलकुलेट किए, कुछ परसेंट हाइड्रोजन लिया जिसको ऐसे कैलकुलेट किए, 100% का कुछ पार्ट जो है ऑक्सीजन ले रहा है जिसको हम ऐसे कैलकुलेट किए 16/46 इंटू 100। तो अभी तक हम लोग जैसे ए और बी एक सोल्यूशन में मास परसेंटेज निकालते थे, अभी हम लोग मास परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड निकाल रहे हैं, और कंपाउंड में किसका निकालेंगे, जो वेरियस एटम्स प्रेजेंट है, जो वेरियस एलिमेंट्स से बना है वो कंपाउंड, उनका परसेंटेज कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं या निकालेंगे, राइट। तो अब बताओ, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे पता चलेगा। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द composition or percentage composition of compounds. So basically if you are given a compound and you have to find out the percentage composition of various elements or various atoms of which the compound is made up of, then how would I find it? तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो हमारे पास है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 ही लेते हैं। H2SO4 में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H, तो क्या हो जाएगा, H का परसेंट कितना है भाई, यही निकालना है। तो H कितना एटम है, 2 एटम, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, या फिर अगर मोलर मास की बात करें तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 विल कंटेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको भी हम लोग लास्ट क्लास में कुछ अपने असाइनमेंट में किए थे कि 1 मोल ऑफ H2SO मॉलिक्यूल will contain 2 moles of hydrogen atoms, 1 mole of sulfur atoms and 4 moles of oxygen atoms। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं भाई हमारे पास अगर 1 मोल मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर कितना मोल्स ऑफ एटम्स है, सिंपली फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो 2 + 1 3 + 4 7 moles of atoms are there presenting 1 mole of molecule। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं H2O के 1 एटम में 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ H एंड 1 एटम ऑफ O, टोटल 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा 1 मोल ऑफ H2O, उसमें क्या होगा 2 एटम्स की जगह जैसे 1 मॉलिक्यूल लिए, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम और 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अभी 1 मोल ले लिए, यहाँ मॉलिक्यूल से कहाँ आ गया मोल में, तो 2 एटम्स की जगह क्या हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ H एटम्स, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, इस पे हम लोग तो कुछ असाइनमेंट किए थे, राइट। सो व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H? तो मोलर के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्योंकि इसका मोलर मास ले रहे हैं, वहां पर देखो 46 ग्राम लिए थे। मॉलिक्यूल के सेंस में भी ले सकते हैं, वहां AMU कट जाएगा, परसेंटेज में तो कुछ यूनिट नहीं आएगा, राइट। सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H यहाँ 2 ग्राम अपॉन H2SO4 का तो पता ही है 98 होता है इनटू 100। देखो 32 + 64 96 + 2, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ S, तो क्या होगा सल्फर का मास कितना 32
अपॉन 98 इंटू 100 और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ओ क्या हो जाएगा, ओ का 4 एटम है भाई, तो मॉलिक्यूल मोलर के सेंस में देखेंगे तो 4 मोल्स ऑफ एटम्स आर देयर, तो 4 मोल का मास कितना हो जाएगा 64 ग्राम अपॉन 98 ग्राम, ये ग्राम ग्राम कैंसिल होता है हर जगह, इनटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज में। ठीक है, तो इस तरीके से भी फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स और द एटम्स आउट ऑफ विच आवर होल कंपाउंड इज मेड अप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। उसी तरीके से एग्जांपल में H2O में भाई बताओ परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज मास परसेंट ऑफ H, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ H यानी 2/18 इंटू 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16/18 इंटू 100। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा, ये ऐड करके देख लो, ये हो गया 5.5 के आसपास, आगे जाके हम रफ ले ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट क्या हो गया 11% और ये हो जाएगा 5.5, तो ये हो जाएगा 80 + 8 88 पॉइंट समथिंग और यहाँ पर 11 पॉइंट समथिंग, तो अभी आ रहा है इस दोनों को ऐड करके ऑलमोस्ट 99%, जो कि हमारा 100% के इक्विवेलेंट है। अभी मान इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करके तो 100% आ जाता है, तो टोटल के परसेंटेज को ऐड करेंगे तो 100% आ गया। कुछ इस तरीके से हम लोग कंपाउंड के वेरियस एटम्स या एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। ठीक है, एक बार देख लो इसमें। ठीक, और अगर यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे देखोगे कि नीट में कई बार क्वेश्चन आया है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। ठीक, धीरे धीरे जब तुम लोग पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, जब नीट वगैरह का भी बुक उल्टाना शुरू करोगे, जेईई मेन वगैरह का भी बुक उल्टाओगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि ये सारा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहता है। आई ऑलरेडी said to you that this topic, especially the mole concept, is the heart of chemistry. It is the soul of the chemistry, entire chemistry. So if you are aware of it, you will find it very very easy to find the applications of the mole concept in various chapters. Okay, so now हम लोग को पता है you know that कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास एटम का मास हो गया। अब तो वन एटम का मास भी हम लोग ग्राम में निकालना सीख गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग को पता है मॉलिक्यूलर मास ये भी पता है फॉर्मूला मास। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फिर देखें कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मास और परसेंटेज कंपोजिशन, इसको भी हम लोग देखें। इसको हम लोग एक सॉल्यूशन के केस में भी देखें, कंपाउंड के केस में भी देखें, राइट। तो ये सारा चीज ऑलमोस्ट हमको पता है। इसके अलावा हम लोग मोलैलिटी स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास, इतना सारा चीज देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आगे हम लोग यूज करेंगे इस चीज को, ये फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास है, इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इट इज द मास ऑफ अ कंपाउंड और ऑफ अ मॉलिक्यूल। कैसे निकालते हैं, वी सिंपली एड अप द masses of atoms of which it is made। ठीक है, जिससे हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ है। जैसे H2O में 2 × 1 हाइड्रोजन का प्लस 18 ग्राम हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। 18 U बोलते हैं, उसको फिर मोलर मास में कन्वर्ट कर दिए तो 18 ग्राम हो गया। अब यहाँ से माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करो, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सारा देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म है। एक मॉलिक्यूल को बता रहा है, एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, बस इतना ही अंतर है। एक का यूनिट U है, दूसरे का ग्राम है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला
एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो हम लोग एक एनसीईआरटी के एग्जांपल को लेंगे, क्योंकि सारे लोगों को समझ में है, रेफरेंस के लिए बुक भी यूज कर सकते हो, राइट। होता क्या है, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में तो पता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, इथानोइक एसिड का CH3COOH। इस तरीके से वी नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक नया टर्म है, ये क्या है, ये सिंपली ये बताता है सिंपलेस्ट रेशियो, इट टेल्स यू simplest ratio of atoms present in a compound और a molecule बोल सकते हैं। तो भी compound broadly बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास 10 में तुम लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स, वहां पर अल्केन आता था। तो मान लो कि एक कंपाउंड है हमारा C2H6। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला मास हो गया, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो इसका जो मास निकलेगा वो क्या होगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, राइट। अभी बात करेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स क्या होगा, 2:3। तो क्या हो गया, C:H। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, अभी तक 2:6। तो ये इसको अगर डिवाइड करेंगे दोनों साइड 2 से, तो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा तो 1:3। तो हम बोल सकते हैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH3। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये इधर हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों है भाई, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो को बता रहा है ना। 2:6 एक्चुअल फॉर्मूला में उसको डिवाइड कर दिया सिंपलेस्ट रेशियो में, 1:3 आ गया। तो वी कैन से CH3 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी बात करेंगे हम लोग कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते किसी भी कंपाउंड का, अगर परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड का दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो हम लोग जिस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाले वो हमको पता चल गया है, तो उससे डिराइव करेंगे कि हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है। और अगर मोलर मास दे दिया तो उससे पता करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो अब उसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम का एक कोई सैंपल मिल गया, ठीक है। अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सोचो एक साइंटिस्ट की तरह कि तुमको एक अननोन कंपाउंड मिला, उस अननोन कंपाउंड को तुम एनालाइज किए लैब में, और पता चला कि हाइड्रोजन का इतना परसेंट है, ऑक्सीजन का इतना परसेंट है, और कार्बन का इतना परसेंट है, क्लोरीन का इतना परसेंट है एक सैंपल में। तो परसेंटेज का पोजीशन तो हम निकाल लिए, क्योंकि एनालाइजिंग मेथड्स हमारे पास बहुत सारा है। तो उस मेथड से हम पता कर लिए कि एक कंपाउंड में जो वेरियस एलिमेंट्स है, वेरियस एटम्स है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, राइट, यानी उसका परसेंटेज कितना है, वो पता चल गया। तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो सपोज एक क्वेश्चन है, मान लो ठीक कि कंपाउंड हैज 4 पॉइंट समथिंग है, बुक में हम 4% लेके चलते हैं। 4% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ ऑक्सीजन, राइट, सॉरी कार्बन, एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। चलो ऑलमोस्ट ये 100% हो रहा है ना। 71 + 24 कितना हो गया, 95, और +4 कितना हो गया, 99, और इसको ऐड करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 100% होगा। तो इसको हम दे देते हैं 4.07%, यही बुक में होगा शायद, ठीक है। अभी देखो इसके इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया है, और मोलर मास दे दिया है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड is 98.96 ग्राम। मोलर मास में मिल गया। तो अगर परसेंटेज कंपोजिशन मिल गया तो हम लोग को पता चल सकता है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का सैंपल है
या अज्यूम करेंगे कि इफ आई हैव 100 ग्राम सैंपल, तो उसमें 4% अगर हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम सैंपल हो गया हाइड्रोजन का। उस सैंपल में 24.27% कार्बन है, तो 24 ग्राम या 24.27 ग्राम कार्बन का हो गया। और 71.65% है अगर 100 ग्राम के सैंपल में क्लोरीन, तो 71 ग्राम हो गया हमारा क्लोरीन। तो इस तरीके से हमको सोचना है, ठीक। तो इससे हमको डिराइव करना है व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अगर ये सैंपल हमको कहीं मिल गया या ये क्वेश्चन हमको मिल गया तो इसमें पहला स्टेप जो करेंगे, देखो इधर स्टेप लिख रहे हैं, उधर कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू ग्राम्स, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू ग्राम्स। और ग्राम में अगर परसेंटेज का पोजीशन निकल गया तो उस ग्राम को क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन इनटू नंबर ऑफ मोल्स, कन्वर्जन इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ये दो चीज तो आसानी से निकाल सकते हैं, पढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहला स्टेप पे करना है, मान लो कि वी हैव अ सैंपल ऑफ let us assume that we have a sample of 100 ग्राम, सैंपल ऑफ 100 ग्राम। x लेके भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो 100 ग्राम लेके बना रहे हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इस सैंपल में। अगर 100 ग्राम का सैंपल है तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, परसेंटेज अगर 4% है तो मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 4.07 ग्राम। मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 24.27 ग्राम। और मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा 71.65 ग्राम। बहुत ही आसान, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कर दिए, कन्वर्जन इनटू ग्राम्स। अब बताओ ये पहला स्टेप हो गया, तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कन्वर्जन टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, इतना ग्राम है, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, सेकंड स्टेप देखते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा। तो 4 ग्राम है मेरे पास सैंपल में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, किसी भी गिवन अमाउंट को हम लोग इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास 1, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट 4.07 है डिवाइडेड बाय 1, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया 4.07 मोल्स, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं 1.008, लेकिन हम इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, हम नॉर्मल तरीके से अप्रोक्सीमेट कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मास है 24.27 डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 12 ग्राम ले रहे हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 मोल्स। कितना मोल हो गया 2 मोल्स। थर्ड हो गया मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का मास है 71.65 और इसका मोलर मास होता है 35.5, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 2 मोल्स। और जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको भी यही करना, ऑलमोस्ट करके हम लोग कर सकते हैं। डेसिमल के एक डिजिट तक रखो तो बेटर रहेगा, हम कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते इसलिए समझा रहे हैं इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि एक सैंपल मिला, उसमें वेरियस एटम्स का कंपोजिशन परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम मान लिए कि सैंपल 100 ग्राम का है, तो 4% अगर मेरे सैंपल में हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, और 4 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल है, तो सिंपली गिवन अमाउंट को मोलर अमाउंट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। हमारे सैंपल में 24.27% कार्बन है, तब 22.27 ग्राम है हमारा कार्बन। तो कार्बन का मोलर मास से गिवन अमाउंट, गिवन मास का मोलर मास, इट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। यही तो सीखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो कि मेरे पास होता है। इस सैंपल में है, इसका मतलब मेरे पास है, मेरे हाथ में है। और पूछे कि 24 ग्राम अगर मेरे हाथ में कार्बन है तो बताओ कितना मोल है, तो यही तो है गिवन अमाउंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, दैट इज 2 मोल्स। ऐसा कर दिए। तीसरा स्टेप बच्चे होता है इसमें, जो भी मोल्स आया रिप्रेजेंटेशन इन सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि हम लोगों को सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, अभी तो अगर इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4:2:1
सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा? ये हो गया ऑलमोस्ट 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तीसरा हो गया। फोर्थ हो जाएगा राइट योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट योर एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचने का यही रास्ता है। पहले ग्राम में, फिर मोल्स में, मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स है हमारे पास, तो इस तरीके से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2:1:1। ये हो गया सिंपलेस्ट रेशियो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हमारा 2 है तो H के नीचे 2 लगा देंगे। कार्बन हमारा 1 है, एक कार्बन। क्लोरीन हमारा 1 हो गया, तो CH2Cl इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, ध्यान देना। ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी जो सैंपल हमको मिला। एज अ केमिस्ट आई विल एनालाइज अकॉर्डिंग टू the mass percentage given. I'll assume that my sample is of 100 gram. I'll convert the percentage into respective grams. Then I'll convert the gram mass of my substance into moles, and I'll divide the moles in such a fashion that it will yield a simplest ratio, right? And on the basis of simplest ratio, क्योंकि देखो CH2H6 था, ये एक्चुअल फॉर्मूला था, इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया था CH3। कैसे हुआ? क्योंकि इसका जो मोल्स था इसको हम क्या किए थे? कन्वर्ट कर दिए थे सिंपलेस्ट रेशियो में, तो हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया था। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये CH2Cl इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्वेश्चन क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट आई हैव डन इट। अब सेकंड नंबर देखेंगे। फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है divide molar mass by empirical formula mass. Divide molar mass by empirical formula mass. Empirical formula mass. तो क्या होगा इससे? इससे एक हमको कुछ ऐसा चीज मिलेगा जो कि हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देने में मदद करेगा। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इसका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इसका हो जाएगा, C का मास कितना है? 12, इसका 2, 12 + 2 14 + 35.5, यानी कि ये हो गया ऑलमोस्ट 49.5 ग्राम। 49.5 ग्राम इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट? तो कन्वर्ट क्या करना है? डिवाइड मोलर मास। मोलर मास का फॉर्म क्या यहाँ दे दिया इस जगह पे कि जो हमको सैंपल मिला उसका मोलर मास है 98.96 मोलर मास डिवाइडेड बाय 49.5। तो देखो, अगर गौर से देखोगे तो ये कट जाएगा, ऑलमोस्ट ये दे देगा 2। तो ये n का वैल्यू क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, वैल्यू ऑफ n। तो n = क्या हो गया हमारा? 2। अच्छा बताओ, यहाँ पर n का वैल्यू क्या था? यहाँ भी n का वैल्यू तो 2 था। अगर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा C2H6, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला के जगह के लिए अगर हमको वैल्यू ऑफ n मिल गया तो इफ आई मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द वैल्यू ऑफ n, आई गेट द एक्चुअल फॉर्मूला, आई गेट द एक्चुअल फॉर्मूला मास, और आई गेट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सब्सिक्वेंटली मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये चीज एग्जांपल ध्यान दो। C2H6 को CH3 की है, तो ये 2 क्या है? n का वैल्यू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर 2 को इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ n टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो 6 नंबर क्या हो गया? 6 को हम बोल सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का n का वैल्यू 2 है,
तो हमारे पास जो है यहाँ ध्यान देना सब लोग, तो CH2Cl ये था इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको हम E से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा C2H4Cl2, यानी कि जो कंपाउंड हमारे पास था वो था C2H4Cl2, यही था हमारा कंपाउंड और ये हो गया हमारा आंसर। लेट अस रिकैप। तो सबसे पहले जो कंपोजिशन दिया हुआ है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मान लेंगे कि सैंपल 100 ग्राम का है, उस ग्राम को फिर नंबर ऑफ मोल्स, सारे एटम का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, H का, C का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl, राइट। उसके बाद हम लोग उसको सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो वैल्यू ऑफ m मिल गया, और वैल्यू ऑफ m मिल गया तो फिर ये सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला उसी के आधार पर लिख देंगे। जैसे H2 है तो H2 लिख दिए, C1 है तो C आगे लिख दिए, ठीक Cl है हमारे पास 1 तो CH2Cl इज माय इंपेरिकल फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n which will be multiplied to the empirical formula in order to yield my molecular formula। तो इंपेरिकल फॉर्मूला n निकालने के लिए जो मोलर मास है उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिवाइड किए तो 2 आ गया। अब 2 से इसको इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किए तो C2H4Cl2 दैट इज माय एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज इट। इसका रेफरेंस हम चेक करें अगर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। हम देख लो ये 6 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। इस क्वेश्चन के थ्रू समझे कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कभी भी पहले इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमेशा मोलर मास होना जरूरी है, दैट इज इट, राइट। तो मोलर मास यहाँ दिया था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला, अगर मोलर मास नहीं दिया रहता तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला तक आंसर होगा। अब इसका बहुत टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें दे देगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, इंपेरिकल दे दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, वो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ये हो गया। अब इसका रेफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे C2H6 इसका मास कितना होगा 24 + 6 30, और C2CH3 इसका मास कितना है 50, तो 30 दैट इज माय मोलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास 50 = 2। अब CH3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया C2H6, इसीलिए हम लोग n का वैल्यू निकाल के इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारा एक्चुअल फॉर्मूला आ जाता है। ये वेरीफाई भी हो गया एक छोटे से एग्जांपल से। तो दैट इज ऑल अबाउट योर इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, सो बेसिक क्वेश्चन से हम लोग इसको डील करेंगे। तो आज क्या क्या पढ़े, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, देन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट, अच्छा एक बात बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है? ये बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बताता है, क्योंकि हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, और ये बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज ऑल अबाउट। अब नाउ वी विल solve the questions in order to understand this concept properly. Okay, you may raise your doubts in the subsequent lectures or subsequent classes. Okay, thank you very much.